नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। गाइस, आज के मॉड्यूल पे हम जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ कैसे लिस्टेड होती है और आईपीओ में कैसे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो गाइस, सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ मैं आपको। तो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। अब आईपीओ होता क्या है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लीजिए अगर आपकी कोई कंपनी है, आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो जब आप इनिशियल फेज में जब स्टार्ट करोगे तो आप अपनी सेविंग से या अपने फ्रेंड्स के पैसे से या अपनी फैमिली के पैसे से आप कंपनी को स्टार्ट करोगे। अब धीरे धीरे अपनी कंपनी ग्रो हो रही है, एक्सपांड हो रही है, तो आप क्या करोगे, अपने जो आसपास के जो इन्वेस्टर लोग रहते हैं उससे आप पैसा लोगे और उसके बाद में धीरे धीरे उससे ग्रो करना शुरू करोगे। फिर उसके बाद में क्या होगा कि जब कंपनी आपकी और ज्यादा ग्रो जाएंगी तो आप फिर क्या करोगे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं जैसे कि LIC हो गए या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर इंश्योरेंस हो गए, उनसे आप पैसा लोगे लार्ज अमाउंट पे और उससे आप ग्रो करना शुरू कर देंगे। बट जब आप उनसे पैसा लोगे तो एक लार्ज अमाउंट पे पैसा देते हैं और जब आप अपनी कंपनी से एग्जिट करेंगे तो एक लार्ज अमाउंट में पैसा निकालते हैं। इसी कारण होता क्या है, जो आपकी कंपनी की लिक्विडिटी रहती है, जो वॉलेटिलिटी रहती है, वो आपकी बहुत खराब होती है, जिससे आपको एक्सपांड करने में, आपको ग्रो करने में आपको हेल्प नहीं होती है, जिससे आप बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी जो रहती है आपकी, जो आपकी कंपनी अगर एक्सपांड करना है तो आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराते हो। स्टॉक एक्सचेंज जनरली अपने इंडिया में दो है, एक BSE और NSE। और जब उसमें लिस्ट कराते हो तो उसके बाद में आप पब्लिक से फंड रेज करते हो। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ का है, अगर आपने 10% स्टेक निकाला, इसका मतलब 1,000 करोड़, तो आप 1,000 करोड़ का IPO लेके आते हैं मार्केट के अंदर में और वहां से क्या करते हैं कि जो छोटे मोटे इन्वेस्टर लोग रहते हैं उससे आप पब्लिक से फंड रेज करते हो। अब जब आप IPO लेके आते हो तो वहां पे एक शेयर, दो शेयर नहीं मिलते छोटे मोटे इन्वेस्टर को, आपको वहां पूरा लॉट में खरीदना पड़ता है। हो सकता है लॉट 100 शेयर्स का भी हो सकता है या 200 शेयर्स का भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप कंपनी में जब IPO आता है, जब कंपनी का IPO आता है तो सबसे पहले वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है। उसके बाद में आप वहां से एक लॉट या दो लॉट में, ऐसा आप लॉट्स में उसे खरीद सकते हो। अब जनरली आप गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ IPO क्यों आता है। अब IPO आता है सबसे पहले तो एक्सपांड करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी को ग्रो करना है तो उन्हें फंड्स की जरूरत पड़ती है और फंड्स वो लेते हैं मार्केट से। तो क्या करते हैं, कंपनी का IPO लॉन्च कर देते हैं, जिसके कारण पब्लिक को फंड्स मिल जाता है, जैसे कंपनी को पब्लिक फंड मिल जाता है जिससे वह ग्रो कर सकती है, एक्सपांड कर सकती है। उसके बाद में हो सकता है कंपनी IPO इसलिए लेके आ रही है कि उसके ऊपर में पहले से ही बहुत सारा कर्ज पड़ा हुआ है, तो हो सकती है कि वो पब्लिक से फंड ले और कर्ज को पूरा जीरो कर दे, कर्ज को पूरा डिक्रीज कर दे, जिसके कारण कंपनी फिर से एक्सपांड करेंगी, फिर से बिल्डअप करेंगी और फिर से ग्रो कर सकती है। या फिर हो सकता है कि कंपनी और IPO के लिए आ सकती है, अगर मान लीजिए वह एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से जब वो फंड रेज करती है तो उन्हें एक लार्ज अमाउंट मिलता है और जब वो एग्जिट करते हैं वहां से उनकी कंपनी से तो वो एक लार्ज अमाउंट अपना निकाल लेते हैं, जिससे कंपनी एक्सपांड नहीं हो पाती, जिससे कंपनी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या करते हैं, इस फॉर्म में वो IPO लेके आते हैं, वो पब्लिक से फंड रेज करते हैं और उन्हें पे कर देते हैं। तो गाइस, इस तरीके से IPO का यूज होता है। अब उसके बाद में IPO को लाने की प्रोसेस क्या होती है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी को लिस्टेड कराना है स्टॉक एक्सचेंज में तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले जो भी कंपनी का एक IPO लेके आने वाले हैं तो वह सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करती है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर IB हायर करती है। कि मान लीजिए अब IB कौन सा प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, जैसे कि कोटक बैंक हो सकती है या फिर उसके ICICI बैंक हो सकती है, उसके अंदर HDFC बैंक, इस टाइप की जो प्राइवेट बैंक्स हो गई, इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है उन लोग हायर करते हैं। और जब आप जो इन्वेस्टमेंट बैंकर से जब आप कोलैब करते हो, जब उनको हायर करते हो तो आप उसका पहले, सबसे पहले आप उसका रेपुटेशन देखते हो कि वह मार्केट में उनको इस फील्ड का एक्सपीरियंस है कि नहीं, उन्होंने कभी कोई पहले कंपनी का IPO लेके आया कि नहीं, वो सक्सेसफुल रहा है कि नहीं। कंपनी का आप रेपुटेशन देखते हो, उसके बाद कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो कि आने वाले 5 साल या 10 साल में इसने कैसा परफॉर्म किया है, लोगों को बराबर प्रॉफिट बना के दिया है कि नहीं। फिर आप वह देखते हो उसके बाद में कि वो कंपनी क्वालिटी रिसर्च क्या है, मतलब कि कंपनी अगर जिस भी सेक्टर में अगर IPO लेके आने वाली है तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से उस बारे में रिसर्च किया है कि नहीं, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, उनका ग्रोथ क्या है, उनका एक्सपांशन क्या है, उस बारे में वो कंपनी सारा रिसर्च करती है बैंक। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप, वो जो बैंक है, वो बैंक के जो प्रमोटर लोग हैं उनका रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ में, और जो बैंक के कंपनी के साथ में रिलेशनशिप कहते हैं, इन्वेस्टरों के साथ में कैसा रिलेशनशिप है, वो फंड प्रॉपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वह सब कुछ एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है, वह सब कुछ लेके आती है। तो अगर आपको अगर कोई कंपनी का IPO लिस्टेड कराना है तो सबसे पहले वह एक बैंक के थ्रू आता है, वो डायरेक्ट नहीं लेके आ सकते, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू आता है। तो आपको अब समझ में आएगा कि IPO लाने की प्रोसेस क्या होती है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे कि IPO में फाइलिंग कैसे की जाती है। अब मान लीजिए आपने एक बैंक हायर कर लिया, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर कर लिया, तो सबसे पहले आपसे वह कमिटमेंट करता है कि वह आपको एक अंडर राइटिंग लिख के देता है कि वह बोलता है कि मान लीजिए अगर आपका 10,000 करोड़ की आपकी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर आपने 1,000 करोड़ का IPO लेके आए हैं, अब उन्होंने एक फर्म कमिटमेंट कर देते हैं वो
कि अगर आपका 1,000 करोड़ का आपने आईपीओ जब लेके आ रहे मार्केट में, अगर मान लीजिए वहां पे 700 या 800 करोड़ ही जमा होते हैं, 200 करोड़ नहीं होते, तो वह बैंक कहती है कि हम आपको 200 करोड़ अपने तरफ से देंगे, अपने तरफ से लॉस करके आपको 200 करोड़ देंगे। या फिर वह और एक कमिटमेंट करती है कि क्या बोलते हैं, जब मार्केट में आप लेके आते हैं आईपीओ, अगर आपने 1,000 करोड़ का आईपीओ लेके आया बट वहाँ 1,200 या 1,300 करोड़ ऐसी डिमांड आ जाती है, जैसे कि लास्ट प्रीवियस टाइम में आईआरसीटी का डिमांड आया था। आईआरसीटी का आईपीओ बहुत सारे लोगों को नहीं मिला था क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत ज्यादा ग्रो कर पाई थी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जैसे 1,000 करोड़ का आईपीओ और वहाँ 1,200 या 1,300 करोड़ रुपए अगर आते हैं आपके पास में, तो आप क्या कर सकते हैं, तो बैंक कहती है कि 200-300 करोड़ जो प्रॉफिट रहेगा वो हमारा रहेगा, आपको हमको उससे कुछ नहीं देना, आपको हम उससे कुछ नहीं दे पाएंगे, और जो लॉसेस रहेंगे वो हमारे रहेंगे। वो आपसे इस तरह का कमिटमेंट करती है। और उसके बाद में कंपनी एक बेस्ट एफर्ट कमिटमेंट डालती है कि कंपनी अपनी तरफ से जितना बेस्ट एफर्ट हो सकता है, जितना भी बेस्ट कर सकते हैं, उतना बेस्ट से बेस्ट आपको आईपीओ ला के देती है, आपको फंड रेज करके देती है, आपके लिए पूरा चार्ट शीट बना के देती है, बैलेंस शीट बना के देती है, जिससे होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वह कंपनी आपको इजीली फंड रेज करके देती है। गाइस, पर ये 1 या 2 दिन या 5 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये आपको 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है, या 6 महीने भी लग सकता है। उसके बाद में आता है सिंडिकेट अंडरराइटिंग। अब ये क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए अगर कंपनी है, कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसे 10,000 या 15,000 करोड़ का आईपीओ लेके आना है, तो उसके लिए वह कोई एक बैंक को तो वह प्रेफर नहीं करेंगी, तो वह क्या करती है, या तो एक कोई बड़ा बैंक प्रेफर कर लेती है और उसे बोलती है कि आप छोटे छोटे 10 बैंकों से टाई अप करो, आप छोटे छोटे 1,000 करोड़ के 10 बैंकों से टाई अप करो और 10,000 करोड़ का आईपीओ लेके आओ। या फिर वह क्या करती है कि खुद ही 10 बैंकों के पास में जाती है और सबको 1,000 करोड़ का आईपीओ लिस्टेड कराने के लिए बोलती है, और उस तरीके से वह आईपीओ लिस्ट होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा गाइस कि सिंडिकेट अंडरराइटिंग क्या होता है। सिंडिकेट अंडरराइटिंग का जनरली मतलब यह होता है कि कोई बड़ी कंपनी है जो बड़ा आईपीओ लेके आ रही है, तो वह एक बैंकों से नहीं करवाती, वो ऐसे 10 छोटे छोटे बैंकों से छोटा छोटा अमाउंट लेके आती है। तो इस तरीके से फाइलिंग की जाती है। अब गाइस उसके बाद में आती है, उसके बाद में जो दूसरी प्रोसेस है उसे बोलते हैं रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट। अब रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट क्या होता है, अब आपने कमिटमेंट भी कर लिया, आपने इन्वेस्टमेंट बैंकर भी देख लिया, अब उसके बाद में क्या आता है कि आपको एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है अपनी कंपनी के रिगार्डिंग। मान लीजिए सबसे पहले उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि बिजनेस के ऑनर्स कौन है, उसके को फाउंडर कौन है, एमडी कौन है, सीईओ कौन है, उनके बारे में सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन, उनको कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, उन्होंने पास्ट प्रीवियस ईयर में कैसे रिजल्ट दिए, कैसा परफॉर्म किया, उनके रिलेशनशिप कैसे, इस टाइप का आपको सारा डिटेल्स में देखने मिलेगा। उसके बाद में आपको कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, आप जिस भी इंडस्ट्री जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो उस कंपनी के आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या कर रहे हैं, आप जिस भी सेक्टर में जो प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ऐसी कोई प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी तो नहीं बना रही है, वो आपको कैसा ग्रो कर रही है, उनसे आप उनका अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या दे सकते हो, वो सब कुछ आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाल नोट करके देना पड़ता है। उसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, वो कितना परसेंट किसको दे रही है, कितना परसेंट किसके साथ में शेयर कर रही है, वह बोनसेस बरोबर दे रही कि नहीं, स्प्लिट बरोबर कर रही कि नहीं, इस टाइप से वह सारा कैपिटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट करती है। उसके बाद में कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, फिर वह देखती है कि आने वाले 5 साल में उनके जो फ्यूचर प्लान्स है, कंपनी किस लेवल पे जाने वाली है, क्या क्या प्रोडक्ट लेने वाली है, कंपनी के जो फ्यूचर के प्लान्स रहते हैं वह दर्शाती है उसमें कि कंपनी किस सेक्टर में ग्रो करने वाली है और क्या डिमांड आने वाला है, उसका उस टाइम में करंट रिजल्ट रहने वाला है कि नहीं, क्या वो प्रॉफिटेबल रहने वाला है कि नहीं, वो सब कुछ फ्यूचर प्लान्स में बताती है। उसके बाद में कंपनी बताती है कि रिस्क और अपॉर्चुनिटी, कंपनी को कितना रिस्क है इस सेक्टर में जाने से, या कंपनी पहले से कितना रिस्क लेके आ रही है, कितना डेप्ट है, वो सब कुछ इसके अंदर में दिखती है। और कंपनी का आने वाले फ्यूचर ईयर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, और क्या क्या ऐसा प्रोडक्ट लाने जिससे वह ग्रो करने में, एक्सपांड करने में उसे प्रॉफिट मिलेगा, यानी डिमांड बढ़ सकती है। उसके बाद पे कंपनी अपना पास्ट फाइनेंशियल डाटा शो करती है, जिससे क्या होता है कि जो प्रीवियस 5 to 10 ईयर से डाटा शो करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो छोटे मोटे जो इन्वेस्टर रहते हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर रहते हैं, वो डाटा रीड करते हैं और अब प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, और उसके बाद में वो अट्रैक्ट करती है कंपनी, उसे अट्रैक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए वो अट्रैक्ट करती है। अगर मान लीजिए अगर पास्ट फ्यू ईयर्स का डाटा अगर बहुत अच्छा है, तो जो छोटे मोटे इन्वेस्टर है वो आपके अंदर आपकी कंपनी में इजीली इन्वेस्ट करेंगे और वो आपका आईपीओ जरूर बाय करेंगे। तो गाइस इस तरीके से आपको जो फाइनेंशियल डाटा वो शो करना पड़ता है कंपनी के प्रोस्पेक्ट के अंदर में। अब आपको तो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में बात आती है, अब आपको प्रोस्पेक्टस भी बना लिया, आपने एक इन्वेस्टर बैंकर भी हायर कर लिया, अब आपको फाइलिंग करनी पड़ती है, आपको कंप्लाइंस करनी पड़ती है, अब आपको लिस्टेड करना पड़ता है। अब लिस्टेड आप कहाँ करेंगे, तो लिस्टेड करने की जो आपका प्रोस्पेक्टस है वो सबसे पहले सेबी के पास में आता है, सेबी पूरा चेक करती है, सेबी उसे पूरा एनालाइज करती है, और उसके बाद में सेबी उसे परमिशन देती है, अप्रूवल देती है। फिर उसके बाद में जैसे सेबी ने अप्रूवल दिया तो उसके बाद में वह एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है, वह एनएससी और बीएससी के अंदर में लिस्टेड हो जाती है।
फिर उसके बाद में सेबी उन्हें कुछ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स बताती है, उनको कुछ एक्ट समझाती है, जैसे कंपनी सिक्योरिटीज एक्ट समझाती है, और सीए उनकी बैलेंस शीट मैनेज करता है। उस में जो कंपनी के रेगुलेशंस क्या होते हैं, उनके कंप्लाइंस क्या होते हैं, वो सभी एक्ट उन्हें समझाते हैं। और अगर उस पर वह कंपनी अप्रूवल करती है तो उसके बाद में अगर सेबी ने उसे अप्रूवल देती है तो वह कंपनी में लिस्टेड हो जाती है। अब कंपनी में लिस्टेड होने के बाद में क्या होता है कि फिर कंपनी की जो प्राइसिंग रहती है, जो आईपीओ की जो प्राइसिंग रहती है वह दिखानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कंपनी की वैल्यू है 10,000 करोड़ की, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ का, बट उसे आईपीओ फंड की जरूरत है, तो कंपनी क्या करती है, अपना 10% शेयर्स बाहर निकाल देती है। अब वो 10% शेयर्स अपना डोनेट कर देती है और उससे क्या करती है कि वो फंड रेज कर लेती है। अब 10,000 करोड़ की अगर कंपनी है तो अपना 10% स्टेक निकालेंगे तो 1,000 करोड़ की उसको फंड की जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी 1,000 करोड़ का आईपीओ लेके आती है। अब जब आईपीओ लेके आती है तो आईपीओ जब आप स्टॉक से देखोगे तो आप इस तरीके से लिखे दिखेंगे कि आईपीओ का जो इशू साइज है वो 10,000 करोड़ का है। फिर कंपनी कितने प्राइस पे उसको देना चाहती है मार्केट में कितने प्राइस में उसे देना चाहती है, तो यहाँ पे इशू प्राइस देखने मिलेगा। अगर कंपनी 100 रुपए में दे रही है तो 100 रुपए रहेगा, या अगर 150 रुपए में दे रही है तो 150 रुपए, 200 रुपए, जो भी कंपनी डिसाइड करती है, तो यहाँ पे आपको इशू प्राइस देखने मिलेगा। उसके साथ में नंबर्स ऑफ शेयर्स, कंपनी कितने शेयर्स निकाली है। अब 1,000 करोड़ रुपए का तो फंड ले ही रही है कंपनी, पर शेयर्स कितने निकाल रही है उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होती है। अब कंपनी ने यहाँ 10 करोड़ शेयर्स निकाला होगा और 100 रुपए में रखा होगा, इसलिए वह 1,000 करोड़ हो गए। हो सकता है यहाँ पर 200 रुपए प्राइस है, यार 5 करोड़ शेयर्स निकाले तो 1,000 रुपए हो सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी का जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो डिसाइड होता है। अब आपको इसमें अगर आपको परचेस करना है तो आपको एक लॉट साइज लेना पड़ता है। आप इसमें 1 शेयर्स या 2 शेयर्स या 5 शेयर्स नहीं ले सकते हैं, आपको इसमें लॉट लेना पड़ता है। हो सकता है वो लॉट 100 शेयर्स का भी हो सकता है, 150 शेयर्स का भी हो सकता है, 200 शेयर्स का भी हो सकता है, तो आपको लॉट के हिसाब से लेना पड़ता है। फिर कंपनी की फिक्स्ड प्राइस इशू आती है। अब जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ पे इशू प्राइस देखा कि कंपनी की 100 रुपीज है, बट क्या होता है जो कई डोमेस्टिक इन्वेस्टर रहते हैं या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं उनको यह प्राइस ठीक नहीं लगती, तो कंपनी क्या करती है, बुक बिल्डिंग इशू लेके आती है। बुक बिल्डिंग इशू के अंदर में क्या होता है कि कंपनी खुद एनालाइज करती है, जो इन्वेस्टर लोग रहते हैं वह खुद जज करते हैं कि अपनी इसकी करेक्ट प्राइस क्या रहना चाहिए। अब हो सकता है उन्होंने कंपनी ने 100 रुपीज तो लेके आई है, तो पर जो इन्वेस्टर लोग उनको ऐसा लगता है कि 90 रुपीज रहना चाहिए या 80 रुपीज रहना चाहिए, तो इस तरीके से वह बुक बिल्डिंग इशूज लेके आती है कि वो जनरली वह 20% के बीच का रेशो रहता है। अगर मान लीजिए अगर 100 रुपए है तो 100 से 80 के बीच का जो 20 रुपए का जो 20% का डिफरेंस रहता है वो आपका बुक बिल्डिंग इशू के अंदर में आ जाता है। तो ये आपको अब समझ में आ रहा है कि कंपनी का आईपीओ किस तरीके से आता है और किस तरीके से शो होता है। अब उसके बाद में बात आती है, अब जब कंपनी अपना प्राइस भी डिसाइड कर ली, उन्हें लॉट साइज भी लेके आ गए कितने का है और अपनी इशू प्राइस भी लेके आ गए, और उसके बाद बात आती है कि कंपनी देंगी किसे, तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट किसे करेंगी। तो सबसे पहले वह कंपनी किसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स रहते हैं, मतलब जो कंपनी के जो प्रमोटर्स रहते हैं, जो फाउंडर्स रहते हैं, उन्हें वह 50% का स्टेक्स देती है। जो बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड्स कंपनी रहती है, उन्हें वह 50% का स्टेक्स देती है। उसके बाद में जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर लोग रहते हैं, जैसे जो जिनकी खुद की कोई कंपनी रहती है, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला हो गया, राधाकृष्ण दमानी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग रहते हैं उनके पास में 15% का स्टेक्स रहता है। उसके बाद में जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं, जैसे कि हम लोग, जिनके पास में 1 शेयर रहते हैं, 2 शेयर्स रहते हैं, 5 शेयर्स है, 100 शेयर्स, इस तरीके से जो शेयर्स रहते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं, उनके पास में 35% का शेयर्स आता है। तो इस तरीके से पूरा वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके से जो शेयर्स है, जो आईपीओ है, वो अलॉट किया जाता है। अब उसके बाद में बात आती है कि आपने अलॉट कितने कितने परसेंट में किया है तो पता चल गया, बट अब बिडिंग ऑफर चालू होता है। अब बिडिंग ऑफर जनरली अगर मान लीजिए अगर आईपीओ आपका 10 तारीख को आ रहा है तो वह आपको 3 से 4 दिन के लिए वह खुला रहेगा। 3 to 5 डेज का जो प्रोसेसिंग डेज रहता है, 3 to 5 डेज के अंदर में वो ऑफर चलते रहेंगे। उसमें अगर आपने आईपीओ लिया है, अगर आपको आईपीओ मिलता है तो ठीक है, अगर आपने आईपीओ नहीं लिया है तो पैसा आपको रिफंडेबल हो जाता है। अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है बट आपको आईपीओ नहीं मिला है तो पैसा आपको 2 दिन या 3 दिन के अंदर में रिफंडेबल हो जाता है। अब आईपीओ आप कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जनरली अभी आप यूपीआई से भी, भीम यूपीआई से भी कर सकते हैं। उसके बाद में आजवा एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। अब आजवा का मतलब क्या होता है, आजवा का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट। तो क्या होता है गाइस, इसमें आप जनरली इसे अप्लाई कर सकते हैं इससे। और उसके बाद में अगर वहां से नहीं करना है तो आप अभी के टाइम में क्या हो गया, जो डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपका डीमेट अकाउंट जैसे जीरोधा में होगा, मान लीजिए अगर आपका डीमेट अकाउंट उसमें नहीं खुला है गाइस, तो जीरोधा में आप डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा। तो अगर आप मान लीजिए आपका अगर जीरोधा में डीमेट अकाउंट है तो उसमें एक फंड्स में आपको एप्लीकेशन आएंगे आईपीओ का, तो आपने वहां पे आईपीओ में जाके अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको मैं डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद में जैसे अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया
तो आईपीओ से फिर कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी को 3 दिन के अंदर में उसे लिस्टेड करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कंपनी ने अगर पब्लिक से फंड ले लिया है तो उसके बाद में अगर मान लीजिए उसने कोई लोन के लिए फंड लिया है तो लोन को डेप्ट चुका देता है पूरा, और उसके अंदर 3 दिन के अंदर में उसको शेयर्स को अलॉट करना होता है। तो जैसे आपने अगर आईपीओ लिया है तो 3 से 4 दिन के अंदर में आपके सामने शेयर्स अलॉट हो जाएंगे कि कितना प्राइस में चल रहा है और कितना प्राइस क्या चल रहा है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे आईपीओ के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन कि आईपीओ क्या होता है, उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और कैसे कंपनी के बारे में डिटेल पढ़ सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको और इजी तरीके से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।